क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे भाई। क्या है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण नहीं हो, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल रहे हों, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण नहीं हो, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे ये बताना। देखो भाई, एक इंग्लिश है सब्जेक्ट, एक मैथ है, और प्लस दोनों की बात कर रहा हूं। पहले पास की बात करेंगे, फिर फेल की बात करेंगे। 60% अंग्रेजी में पास है, 70% गणित में पास है, और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण है। अगर दोनों में 20% अनुत्तीर्ण मतलब फेल है, तो पास कितने हुए? 100 में से 20 घटा दो, 80। ये केवल इंग्लिश में पास है, ये केवल मैथ में पास है, ये ऐसे हैं जो दोनों में पास है। तो अगर हमें ये निकालने हैं टोटल कितने पास हैं, तो इन दोनों में से ये घटा दो, इन दोनों को जोड़ के ये इसमें घटा दो। तो 60 और 70 130, और 130 में से 80 घटा दिए 50, तो 50% टोटल पास है। 50% टोटल पास है, ठीक है। और इसने क्या रखा, 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 50% ही बराबर किसके हैं? 2500 के। 50% ही बराबर किसके हैं? 2500 के। और 100% बराबर हो जाएंगे कुल के। 50 दूनी 100, और कुल हो गए कितने भैया? 5000। तो टोटल जो स्टूडेंट थे वहां वो 5000 थे। क्वेश्चन नंबर आ गया 103। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारे 103। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण फेल हुए हैं तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? यो भी लगभग ऐसा ही। अब देखो यहां पे भी दो सब्जेक्ट है, एक गणित है और एक इंग्लिश है, और साथ में दोनों की भी बात कर रहा हूं। बात करी इसने फेल की, तो फेल को देख लो भैया। 42% गणित में फेल है, 52% अंग्रेजी में फेल है, और दोनों में 17% फेल है। तो अगर मैं कुल फेल की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैथ के फेल प्लस अंग्रेजी के फेल और माइनस जो दोनों में फेल है उनको घटा दूंगा। तो 42 और 52, 42 और 52, 42 और 52 ही है ना? 42 और 52 ही है। 42 और 52 कितने होंगे? 94, और 94 में से घटा दो 17, 94 में से घटा दो भाई 17। तो 14 में 7 गए 7, 8 में से 1 गए 7। 77% विद्यार्थी क्या है? फेल है। 77% है फेल। तो पास कितने हुए भाई? 100 में 77 घटा दो 23%। 23% पास है, और वही किसके बराबर है? 46 के। 23% पास है, वही किसके बराबर है? 46 के। और 100% बराबर हो जाएंगे कुल के। तो 23 दूनी 46, तो जो कुल कितने आगे भाई? कुल आगे 200। तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे? 200। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी ली है, और 44% ने गणित मतलब मैथ लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं ये बताना। अब बायोलॉजी लेने वाले कितने हैं भाई? बायोलॉजी लेने वाले 72% विद्यार्थी हैं। मैथ लेने वाले कितने हैं? 44% हैं। मैथ लेने वाले हैं 44%, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हो रहे कितने? 116%। 100% मैक्सिमम संख्या हो गए। तो ये 16% कौन से? की वो ही है जिन्होंने डबल सब्जेक्ट ले रखे, जिन्होंने मैथ भी ले लिया और जिन्होंने बायोलॉजी भी ले ली, जो डॉक्टर भी बनना चाह रहे और जो इंजीनियर भी बनना चाह रहे, जो दो नाव में पैर रख रहे। वो ना इधर के रहेंगे ना इधर के, एक इधर को चली जाएगी नाव और एक इधर को चली जाएगी, बीच में डूब जाएगी इनकी नाव। खैर कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन करना, इनके अपना आप ढूंढेंगे कि क्या इनके साथ होगा। ये है 16%। 16% ऐसे हैं जो दोनों तरफ लेके चल रहे,
कि मैं कैरियर डॉक्टरी में बना लूं और मैं कैरियर जो है इंजीनियरिंग में बना लूं। तो 16% बराबर किसके हैं? 40 के। और 100% बराबर किसके हैं? वो आ जाएगा कुल के। 4 चौक 16, 4 से मैंने काट दिया 10 बार, 4 से मैंने काट दिया 25 बार, तो कुल मिला के जो कुल आ जाएंगे वो 250 आ जाएंगे। कुल आ जाएंगे 250, 250। ठीक है। अब आ गया भैया क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखो क्या है। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए हैं। तो पूरी कक्षा में कुल कितने परसेंट जो है वो उत्तीर्ण हुए, ये बताना। देखो कुल उत्तीर्ण परसेंटेज देखना हमें, 40, 50 और 60 3 सेक्शन है। ठीक है, 3 सेक्शन है। नीचे भी वही करो इन्हें, 40, 50 और 60। ऊपर क्या? पहलों का 10%, इसका 10% निकालना। दूसरी सेक्शन के 20% और तीसरे सेक्शन के 10% पास हुए हैं। तो हमें टोटल देखना कितने परसेंट पास हो गए। अब परसेंटेज को मत हटाओ, परसेंटेज जैसा कॉमन ले लें वैसे ले लो बाहर। ये तो बाहर आ गया परसेंटेज सबका। ये आ गया 400, ये आ गया भैया 1000, ये आ गया 600 और बटे कितने हुए? ये हो गए 150। भाई 60, 40, 100 और 50, 150। ऊपर कितना हो गया? 2000, 1000 और 1000 साइड से मिलकर बन गए 400, 600, 1000, 2000 हो गए। तो 2000 और बटे 150, 0 से 0 गई, 5 चौक 20, 0 5 तिया 15, तो 40 बटे 3 का मतलब मैं कहूंगा 13 सही 1/3% ऐसे थे जो उत्तीर्ण थे। टोटल का 13 से 1/3% रिजल्ट रहा है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करो। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री में 15% की कमी हो गई है। तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है? पहला मतलब 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, 100 रुपए की जो एक तरह से है बिक्री हो रही थी। 20% की पहले वृद्धि करी तो 120/100 लिख देंगे। फिर उसने 15% कम करा, मतलब 85/100 करेंगे। 2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा हमने 2 बार, 2 से काटा 6 बार और 17 छिक्का 102। जो 100 रुपए का माल था अब 102 रुपए में जा रहा है। तो कितने की वृद्धि होगी? 2%। और 2% की वृद्धि है। अगर 100 से ज्यादा आ रहा तो वृद्धि और 100 से कम आ रहा तो कमी। 107, क्वेश्चन नंबर 107। अजय के वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर, टोटल खर्चा कितना कर दिया? 25% उसने मेरे भाई खर्च करा है किराए पे, 5% खाद्यान्न पर करा, ठीक, और 15% यात्रा पर करा और 10% कपड़ों पर करा। सबको जोड़ दो, टोटल खर्चा आ गया इसका 25 5 30, 30 10 40, 40 15 55। तो 55% तो उसने खर्च कर दिया। दोबारा जोड़ लो, 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 15 55। अब बचा कितना? 45%। 100 में से घटा दिया, कहां से आया? 100 में से घटा के, ठीक है। 45% ही बराबर किसके? 27,000 की बचत कर रहा हो। 27,000 की बचत कर रहा, तो यहां लिखेंगे हम 27,000 के बराबर, ठीक है। 100% बराबर किसके आ जाएगी? इसके कुल आय के बराबर आ जाएगी, कुल आय के बराबर आ जाएगी, ठीक। अब काट दो भाई, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, 5 दूनी 10, मतलब 20 बारियों कट गया। तो कुल जो आई कुल आय की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगी 20 की 3000 में गुणा कर दो, 20 तिया 60, 60,000 इसकी टोटल आय है। मासिक आय जो है वो 60,000 रुपए पर मंथ की इसकी आय है। और यही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 देखो भाई। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपए है। तो कौशल का मासिक वेतन कितना?
अब देखो उसने कहा कौशल के मासिक वेतन का 12% जो बराबर है वो नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर, 16% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, और 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो कौशल अनुपात नंदनी जो आ जाएगा वो 4:3 आ जाएगा। ठीक है, कौशल और नंदनी का जो अनुपात है वो 4:3 आ जाएगा। अब आगे बात करो, उसने कहा सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश के मासिक वेतन जो है वो नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। मतलब क्या है, अगर नंदनी 2 रुपए कमा रही है तो सुरेश 1 रुपया कमा रहा है। ठीक है, अब दोनों जगह नंदनी है, यहां भी नंदनी का जिक्र आया, वहां भी नंदनी का जिक्र आया, तो अब इन तीनों का अनुपात निकालना तो इसे n अनुपात ऐसे लिखना पड़ेगा, उल्टा अनुपात लिखना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है, ये जो 1:2 है इसका करना पड़ेगा 2:1। क्यों करा मैंने 2:1? 2:1 इसलिए करा क्योंकि मैंने n जो बाद में था उसे पहले लिखा, तो ऐसे मैंने वहां पे चेंज कर दिया। तो इनका कौशल अनुपात नंदनी अनुपात सुरेश कितना बनेगा भाई? इसे इधर बढ़ा दो 2 लिखो, और इसे इधर बढ़ा दो 3 लिखो। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो अब तीनों का अनुपात आ गया, कौशल नंदनी और सुरेश 8, 6 और 3। ठीक है, अब किसका दिया उसने? उसने दिया है सुरेश का 1,08,000 रुपए। अब सुरेश का अनुपात कितना? 3 बराबर 1,08,000 रुपए। ठीक है, पूछ किसका रहा? पूछ रहा है कौशल का, तो के बराबर किसके आ जाएगा भाई? के बराबर आ जाएगा 8 के। ठीक है, अब हमने 3 से भाग करा तो 3 तिया 9, 3 छंग 18। ठीक है, तो आ गया के बराबर 36,000। ठीक, और गुणा 8। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, यो जो इसने सुरेश का वेतन दे रखा है यो वार्षिक है। देखो किताब में वार्षिक है नहीं है, क्वेश्चन में देखो 1,08,000 रुपए वार्षिक है, साल भर में 1,08,000 रुपए कमा रहा। और जो उसने कौशल की बात करी वो पूछ रहा मासिक, तो इसका मतलब है साल भर की सैलरी आ गई इसकी, किसकी? कौशल की। हमें मासिक पे ले जाना तो 12 से भाग करना पड़ेगा। 12 तिया 36, 3,000 आ गया, 8 तिया 24। तो इसका जो मासिक वेतन है वो 24,000 रुपए है। 24,000 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करो, क्या है? क्या है भाई 109वां क्वेश्चन? कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर रहा, व्यय है 80%, निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है और आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है ये बताना। देखो आय है, व्यय मतलब खर्च, और उसके बाद आती है बचत की बात। पहले वो 100 रुपए कमा रहा था, 80 रुपए खर्च कर रहा था, तो 20 रुपए बचा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ? आय में 16.2/3% की वृद्धि होगी। आय में 16.2/3% की वृद्धि होगी, तो 116.2/3 हो गया। ठीक है, 116 तिया 348 और 2 350, 350/3 आ गया। तो ठीक है, 37.5% की वृद्धि इसमें होगी। 80 का मैं क्या निकल लूंगा? 37.5%। 80 का मैंने 37.5% निकाला, 37.5 को मैं लिख सकूं 37.5। उसने 37 सही 1/2 दे रखा, मैं 37.5 लिख लूं, बात एक ही है। बटे परसेंटेज का मैंने 100 लगा दिया। ठीक है, एक पॉइंट ने एक जीरो हटा दी। ठीक, अब यहां पे क्या करा हमने? 25 से काट दिया, 25 ही कम 25, 12 बचे। 125 में 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। 30 रुपए बढ़ गए। 80 रुपए पहले ही खर्च कर रहा था, 30 और बढ़ गए, तो कितने हो गए भाई? 110 रुपए। कितना व्यय हो गया? 110 रुपए का। 350/3 टोटल आए, 110 उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए, तो कितने बचे? अब यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो 116 से ही 2/3 रुपए टोटल आई थी, 110 उसने क्या कर दिया? खर्च, तो बच कितने गए? 6 सही 2/3। बच कितने गए? 6 सही 2/3। अब यहां पे देखो
बहुत बड़ा खेल हो रहा। 6 से ही 2/3 आ रहा उत्तर में, परसेंट लग रहा, हम निशान लगा देंगे, गलत हो जाएगा। उत्तर उसने सारे परसेंटेज में पूछ रखे। वर्तमान आय का कितने परसेंट बनेगा वो देखना पड़ेगा, परसेंटेज निकालनी है हमें। तो पहले से देखो कितना हो रहा है, 36 18 तो 20/3 हो रहा है, तो 20/3 तो उसकी होगी बचत। परसेंटेज का लिखेंगे हम 100, परसेंटेज का 100 लिखा ही जाना है, और बटे में 350/3, 350/3, 3 से 3 गया, 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 सते 35 और 20 दूनी 40/7 आ गई। ठीक है, और जब मैं इसे भाग करूंगा तो 7 पंजे 35, 5 सही 5/7% की वर्तमान में इसकी क्या है, बचत है। ऑप्शन में ये उत्तर भी है। ठीक है, 5 सही 5/7 जो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगर तुमने गलती से इसका 6 सही 2/3 लगा दिया, कूदते हुए चले आओगे पेपर में से कि ठीक हो गया, क्योंकि पेपर में आंसर भी आया और वो ऑप्शन में भी है, लेकिन जब आंसर की आओगी तो देखोगे मत्थे में हाथ मारोगे कि आना था 5 सही 5/7 और निशान लगा दिया 6 सही 2/3, और इससे मामला हो गया गड़बड़। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो ये भर्ती से बाहर और अंदर करने का सबसे बड़ा रास्ता यही है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करो, क्या है भाई, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर और शेष का 30% कपड़ों पर व्यय करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचे हैं, तो उसका मासिक आय कितनी है? सीधा सीधा सा करना, मासिक आय देखनी, मासिक आय हमें निकालनी है। पहले क्या है, 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80%। 80% का मतलब हो गया 80/100, या तो मैं 80% लिख दूं या मैं 80/100 लिख दूं, बात एक। उसके बाद उसने कहा शेष का, अब जो ये बचा इसका 15% पुस्तकों पर व्यय कर दिया, मतलब इसका कितना बचा, 85%। अगर मैं 100 में से अब मैं घटाऊंगा 15% तो 85% ही बचेगा, शेष का हो गया, जो शेष था इसका 85% मैंने निकाल दिया। अब उसके बाद क्या, शेष आएगा 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया, अब इसका 30% खर्च कर दिया, बचेगा कितना, 70%। तो 70 क्या लिख दूंगा मैं, 100, और बराबर बच रहे हैं 9,520 रुपए। यही क्या है, इसकी बचत है। अब मासिक आय देखनी, अब देखो 2 जीरो तो ये साफ होगी, ठीक है भाई, 4 से मैंने काट दिया, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। ठीक, अब हमने यहां पे क्या करा, काट दो भाई इसे 5 से, 17 बार कटा, 5 से 5 बार कट गया। अब 17 से अगर मैं इसे काटना चाहूं तो 17 पंजे 85, अगर मैं 17 से इसे काट रहा हूं तो 17 पंजे 85, 10 बच गए, 102 हो गए, 17 छिक्का 102, जीरो लगा दिया, 2 से मैंने और भाग दिया, 280 बार कट गया। इसका मतलब मासिक आय मेरे पास आने जा रही है, मासिक आय आ जाएगी। मासिक आय कितनी आ जाएगी भैया, अब 5 की गुणा कर दो, किसमें, 280, तो 28 पंजे, 28 का पाड़ा याद है तो बहुत आसान है, 28 पंजे 140, 28 पंजे 140, जीरो वैसे ही लग रहा, 2 जीरो ये भी बच रही, ये भी लगा दो, सारी जितनी भी जीरो थी वो इकट्ठे कर दी हमने, और ये इसकी क्या आ गई, मासिक आय आ गई। इसकी मासिक आय ये तुम्हारे सामने आ गई। ठीक है भाई, कुछ बच तो नहीं रहा, हाँ बच रहा भाई, 7 बच रहा अभी, जो 7 बच रहा, 7 गड़बड़ कर रहा, तो इसे 7 से भाग कर दो, थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, 7 से भाग कर दो इसे, 7 भी तो बच रहा है, इसको नहीं बता रहे, 7 दूनी 14, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितनी आ गई भाई, मासिक आय 20,000 रुपये। अब मैं सोचने लगा तो ज्यादा कमाने लगा भाई, मुझे शक हुआ, मैंने देखा तो ये 20,000 रुपये का और बना दिया इसके 1,40,000 रुपये, गड़बड़ होगी थी। ठीक है, तो ये 7 बचा हुआ था, इसे हम बटे में ले, या तो 7 यहीं से काट देते तो भी आसान था, लेकिन यहाँ नहीं बचा, कोई बात नहीं, पूरा मिटाने से अच्छा हमने 7 से यहाँ भाग कर भी उत्तर आ। ठीक है, 111, क्वेश्चन नंबर 111 देखो। अब ठीक है, 20,000 रुपये तो होगी, खैर इतनी मेहनत करी इसने, 9,520 रुपये बचा भी रहा, तो इतना तो जो है बना है इसका, 20,000 रुपये मासिक तो बना है। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, मतलब 100 रुपये कमाओगे तो 45 खर्च करेगी, पहले डिसाइड है, बाकी घर का खर्चा चला ना चले, मैं अपने डेंटिंग पेंटिंग पर 45 रुपये लगा दूंगी। ठीक है,
11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। अब जितना उसने तय करा था, जब उसने खर्च करना शुरू करा और 11,475 खर्च कर दिए तो उसे पता लगा 60% है। ठीक है, तो उसका नताशा का वेतन कितना। अब देखो, पहले तो उसने 45% खर्च करने का निर्णय लिया था। अगर वो टोटल खर्च करती तो 45% खर्च हो जाता, लेकिन हुआ क्या, 45 का भी 60% खर्च हुआ और वही आ गया 11,475 के। जितने परसेंटेज ऊपर लिखे उतने 100 नीचे लिखे दो। ठीक है, उतने 100 यहां लिख दिए और बराबर आगे कुल आएगा, कुल आएगा। ठीक है, 20 दिया 60 और 20 बने 100, पन्नम 45। ठीक है भाई, काट दो 3 से, 3 तिया 9, 2 बच गए, 3 8 24। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 9 से काट दो, 9 चौक 36, 2 बच गए 22 हो गए, 9 दूनी 18, 4 बच गए, 9 पंजे 45। तो कुल जो आया आगे, वो जो कुल आया आई वो आ गई कितनी, 42,500 रुपए। भाई 100 की तो 2 ही जीरो लगानी, हो गया काम बस। ठीक है, तो नताशा का जो मासिक वेतन है वो 42,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करो, क्या है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन के जो है 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो उसके पास कुल कितना धन था ये बताना। अब मिस्टर अग्रवाल के पास हमने मान लिया 100 रुपये थे। अब इन्होंने क्या करा, 30% अपनी पत्नी को दे दिया, बच कितने गए भाई, 70%। 70% में से आधा अपनी पुत्री को दे दिया, बच कितने गए भाई, 35%। और 35% के 5 बराबर भाग कर दिए, मतलब 7% बना। और जो 7% बना वही किसके बराबर है, वही बराबर है 14,000 के। वही बराबर किसके है, 14,000 के। और 100% टोटल आई थी उसकी, 100% जो है कुल आई थी। तो अगर हम यहां बात करें तो 7 दूनी 14, 2,000 यहां पाया और कुल आय की अगर मैं बात करूं तो कुल आय आ जाएगी कितनी, 2,000 के सामने 2 जीरो लगा दो तो 2 लाख रुपए होगी। ठीक है जी, तो इस तरह से है टोटल आय जो थी इसकी वो कितनी थी, 2 लाख रुपए थी। बी ऑप्शन इसका सही बने। क्वेश्चन नंबर 113, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। अब देखो 1,000 टोटल है, 1,000 में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, अब इसने बताया 2/5 जो है वो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। आज मैं 2/5 निकाल लूंगा 1,000 का तो 400 बनेगा, और 1,000 गुणा 2/5 400 बन गए। तो ये 400 तो लड़कियां होंगी, तो बचे हुए क्या बन गए, ये बॉयज बन गए, लड़के बन गए। ठीक है, ये बचे कितने, 600 टोटल है स्थिति हो। लेकिन उसने कहा छात्राओं का 1/5, और 1/5 की मैं बात करूं तो बनेगा 20%। 1/5 20% है, तो 20% जो है वो 12 वर्ष से कम आयु की है। ठीक है, 20% जो है वो 12% से कम आयु की है, तो 80% जो होंगी 12 वर्ष से ज्यादा आयु की होंगी, 12 या 12 से ज्यादा की होंगी। छात्रों का 1/4% 12 वर्ष से कम का, 1/4 का मतलब हो गया 25%। तो ये कितने बचे, 75%। ठीक है, और बटे में टोटल कर दो, टोटल थे ये कितने, 1,000। बस इस हल करना, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि अब ये भी पास है ये भी पास है। 8 चौक 32। ठीक है, आगे 3 जीरो लग जाएंगे, 75 दूनी 150 और 150 किया 450 और 2 जीरो यहां लग जाएंगे। तो कुल मिला के जो बात करें 32,000 और 45,000 हो गए, 32 और 45 हो गए 77,000 बटे 1,000। तो ये गया, तो कितना बचा भाई, 77%। तो जो पास हैं वो कितने हैं, वो 77% हैं। पास नहीं, सॉरी, 12 वर्ष
या 12 वर्ष से ज्यादा वाले। और अगर वो 12 वर्ष से कम आयु वाले पूछता तो 100 में से घटा दो इसे, फिर बचेगा 23%। जो देखो भी क्या है, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% और सी की आय के 20%। यदि इनका योग जो है 78,000 रुपये हो तो बी की आय बताए। ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% बराबर है सी की आय के 20% के। सारे परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालना, वैसे तो क्वेश्चन आना चाहिए था अनुपात समानुपात के बाद, लेकिन यहां दे रखा तो कोई बात नहीं, बता दूं। अगर ऐसा अनुपात दे रखा है निकालना है तो इसका उल्टा कर दो सामने, 1/2, 1/3 और 1/4। एलसीएम ले लो इसका, 2, 3 और 4 का 12 आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा 6, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 6, 4, 3। 6, 4, 10 और 3, 13 बराबर है 78,000 के। बी का निकालना, बी का अनुपात कितना, 4, तो 4 बराबर है बी के। 13, 6, 78, तो बी का जो माना जाएगा 6 चौक 24,000 रुपये बी के हिस्से का आ गया। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 भयंकर क्वेश्चन है क्योंकि बैंक पीओ का क्वेश्चन है और ये चैप्टर तो बिल्कुल खास है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जा रहा। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं बना आज तक जिसमें प्रतिशतता ना आता हो। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपने पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातनियों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, तो उनकी पत्नी को उसके पुत्र तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले हों तो उसकी पत्नी तथा 3 नातियों को कुल कितना धन मिला। अब पढ़ते पढ़ते ही नू नहीं पता लगता बच्चों को कई बार कि पहले लाइन में इसने क्या कहा था, लास्ट में क्या पूछ लिया। 2 बार तो वैसे ही पड़ेगा, सवाल बड़ा है, लेकिन ज़्यादा ना पढ़ो, बस ऐसे देखो। उसने कहा प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र, नाती को प्रत्येक पुत्र, पुत्र को मैंने ऐसे लिख दिया सन 1/8 मिल रहा। इसका मतलब क्या है, नाती और पुत्र का जो अनुपात है वो 1:8 है। ठीक है, यही जो दूसरी लाइन आ रही तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 मिल रहा। नाती को ही प्रत्येक पुत्री का, पुत्री को मैंने डी लिख दिया टोटल 1/10 मिल रहा। तो इसका मतलब यहां नाती और जो पुत्री है उसका अनुपात आ गया 1:10। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसने प्रत्येक पुत्री को जो है कितने दे रखे, 1.25 लाख रुपए दे रखे। पुत्री को 1.25 लाख मिल रहे, तो 10 बराबर जो किसके हो गए 1.25 लाख के, 1,25,000 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, नाती के। 1 0 से 1 0 गई, इसका मतलब नाती के हिस्से में 12,500 रुपए आ गए। ठीक है, नाती के हिस्से में 12,500 रुपए आ गए। पुत्र के हिस्से में कितने आए, 8 गुना हिस्से। नाती को 1 रुपया मिल रहा तो पुत्र को 8 मिल रहे, तो इसका 8 गुना 12.5 8 100 हो है, तो मतलब 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख रुपए किसे मिल गए, गुना कर लो तुम। 12,500 के 8 में गुणा करोगे तो 12 8 96। ठीक है, तो 8 5 40 पूरा हो जाएगा, 1 लाख हो गया। अब तुम्हें 3 का पता लग गया, किसका, पुत्री का पता लग गया, 1.25 लाख है वो दे रखा था उसने। नाती का पता लग गया, एक नाती का 12,500 है। ठीक है, पुत्र का पता लग गया कितना, 1 लाख है। ठीक, तीनों का पता लग गया। अब पत्नी का निकाल लो जी, पत्नी को क्या मिलेगा। पत्नी का देखो जी, वाइफ का देखो। उसने कहा पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिल रहा, 40% मिल रहा। लेकिन मिल किसका 40% रहा, जितने टोटल पुत्र है और जितनी टोटल पुत्रियों को मिला उन सब का योग करके उसका 40% मिला। अब ऊपर जाना पड़ेगा पहली लाइन में। 3 पुत्री है, एक पुत्री को क्या मिल रहा, 1.25 लाख रुपए। 3 को कितने मिलेंगे, 1.25 लाख की 3 में गुणा कर दो, 3,75,000 रुपए। 125 दिया 375, 3,75,000 तो ये हो गए। और पुत्र कितने हैं, अब पुत्र को देखो, सॉरी यहां पे 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, सॉरी 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। यहां गलत पढ़ दिया मैंने, 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं।
3 पुत्र के 3 लाख और 2 पुत्रों का 2.5 लाख, टोटल हो गए 5.5 लाख, टोटल हो गए 5.5 लाख। ठीक है भाई, 3 पुत्र, एक के 1 लाख, 3 के 3 लाख, 2 पुत्री, एक के 1.25 लाख, 2 के 2.5 लाख, दोनों को जोड़ो 3 और 2.5 कितना हो गया 5.5। 2 जीरो हटाओ, 0 1 2 3, 3 जीरो लगाओ, 5 चौक 20 और 2 22, इसे मिलकर 2,20,000 रुपए। इसे पत्नी को, अब जो पूछ रहा था उस पर आ जाओ। पत्नी और 3 नाती, पत्नी को मिलकर 2,20,000 रुपए, एक नाती को 12,500 रुपए, 3 को कितने मिलेंगे देख लेंगे। तो कर दो भाई, कितना हो गया 0 0 3 5 15 और 12 36 और 1 37, 37,500 रुपए इसके हो गए। जोड़ दो सबको, 500 तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है भाई, अब यहां पे है 20,000 में 37,000 जोड़ दो, 57 ये हो गए। तो ये आगे 2,57,500 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 2,57,500 रुपए बी ऑप्शन।